नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिन के दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे। सीएम धामी ने डोल आश्रम में आयोजित श्री पीठम स्थापना महोत्सव में भी भाग लिया। तो डोल आश्रम पहुंचने पर आश्रम के संस्थापक ने सीएम धामी का स्वागत किया। सीएम ने सबसे पहले देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करने के साथ ही श्री यंत्र की पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की महान सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ साथ हमारे पौराणिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम धामी ने कहा, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। नया भारत किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और पूज्य बाबा जी के प्रेरणा से यहाँ पर डोल आश्रम की स्थापना हुई है। और ये डोल आश्रम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है और अनेक सामाजिक कार्य यहाँ किए जाते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ किया जाता है। बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है। पुराना जो हमारा इतिहास है वो इतिहास से बच्चों को नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है। ये धार्मिक पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र है, आस्था श्रद्धा का भी केंद्र है। और इसके कारण से पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ की जो आध्यात्मिक आत्मिक एक अलग प्रकार की जो हमारा परिदृश्य है वो परिदृश्य सबके ध्यान में आता है। तो निश्चित रूप से मैं आज तो सभी डोल आश्रम के सभी प्रबंधकों को, पूज्य संतों को, हमारे पदाधिकारियों को सबको बधाई देता हूँ। और तो महिला एवं बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। दुर्गम क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया है। तो मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है और साल 2026 तक मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का ये लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। बता दें कि दुर्गम क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये बड़ा निर्णय लिया गया है। महिला एवं बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या को बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। 2026 तक मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत दुर्गम क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर अब जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि महिला एवं बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में जल्द बिजली का संकट दूर होगा। राज्य ने इसके लिए बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इंतजार करने के बजाय स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट पर ही फोकस कर लिया है। यूजेवीएनएल के 165 मेगावाट कुल क्षमता के 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट से जल्द बिजली उत्पादन होगी। बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ पर्यावरणीय मंजूरियों के जुड़े विवादों का दशकों तक समाधान न होने से उत्तराखंड की पावर जनरेशन सेक्टर में ग्रोथ ठहर गई है। 121 मेगावाट के बाद अब 165 मेगावाट के प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा कराया जा रहा है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उत्तराखंड को जल्द बिजली उत्पादन में पावर सरप्लस राज्य के रूप में विकसित किया जा सके। उधर चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा जोर पकड़ने लगी है। देश के कोने कोने से काफी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा में 12 दिन के अंदर 5.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार हो चुका है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। पर्यटन विभाग के अनुसार 30 अप्रैल से 11 मई तक चारों धाम में 5.50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भक्तों के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चारधाम का पल पल बदलता मौसम भी उनके हौसलों को डिगा नहीं पा रहा। तेज धूप और बारिश में भी तीर्थयात्री कतार में लगकर दर्शनों के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कितने श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए।
5.50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम में दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम की बात करें 2.27 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। यमुनोत्री धाम में 1.13 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम की बात करें 94,251 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में 1.17 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसा तोहफा दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उत्तराखंड के काशीपुर को दो सौगातें मिली है। तरक्की का वो रास्ता जिसकी तलाश जनता को सालों से थी। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 13 सड़कों को मुख्यमंत्री ने न सिर्फ मंजूरी दी बल्कि तुरंत बजट भी रिलीज कर दिया। साथ ही 65 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है 200 बेड का राजकीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिससे हजारों मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। धामी ने चलाया विकास का ऐसा वार, काशीपुर में अब नहीं रहेगा कोई बीमार। ना डॉक्टर की टेंशन, ना सड़कों की मांग, काशीपुर बनेगा विकास का सुपरस्टार। चीमा की सोच, धामी का साथ, काशीपुर को मिल रही तरक्की की सौगात। नेता हो ऐसे जो निभाए हर वादा, धामी चीमा की जोड़ी बनी विकास का इरादा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से काशीपुर को विकास का डबल धमाका मिला है। मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 13 सड़कों को न सिर्फ मंजूरी दी है बल्कि तुरंत बजट भी रिलीज कर दिया। 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे 200 बेड का राजकीय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से अब हजारों मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें बाहर के शहरों की तरफ रुख नहीं करना होगा। काशीपुर की तस्वीर अब बदल रही है। उत्तराखंड की पहचान अब सिर्फ पहाड़ों से नहीं बल्कि तेज विकास की नई उड़ान से थी। काशीपुर को 2 बड़े तोहफे देकर जनता के दिलों पर धामी राज किए। चमचमाती सड़कें हो या आधुनिक इलाज, विकास की ये सुनामी अब थमने वाली नहीं। मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में काशीपुर अब तरक्की की एक नई मंजिल की तरफ बढ़ चला। मुख्यमंत्री ने एक साथ सड़कों का जाल बिछाने से लेकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात देकर काशीपुर की जनता का दिल जीत लिया। बहुत काम निगम करता है, कुछ विभाग निधि से काम होता है, सब मिलजुल के काम होते हैं और काम हो रहे हैं। और काशीपुर जो है एक अच्छा शहर जो है, अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वापस अपने घर में अपने काशीपुर में आने की सोचते हैं, क्योंकि ये काशीपुर कोई आज ऐसी सुविधा नहीं है। कोई ऐसा मेडिकल से पास करवाई थी राज्य सेक्टर में, उसमें मैं मुख्यमंत्री जी जो है जब भी ऐसी मेरे कहने के ऊपर करके पास करते हैं तो मुझे फोन करते हैं। तो आप लोगों के सबके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 13 सड़कें हैं, 10 करोड़ की सड़कें हैं और इसमें इसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा ताकि आपके माध्यम से मेरा पर्पस ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब काम जो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसमें मेरा कोई पर्सनल गेन नहीं है, मेरे को कोई पॉलिटिकल गेन नहीं है। मेरा इंटरेस्ट जो है काशीपुर कि हमारा शहर आगे बढ़े, चाहे किसी के भी काम हो, काम काशीपुर का होना चाहिए। काशीपुर बीजेपी विधायक त्रिलोक सिंह चीमा का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने मेरे हर प्रस्ताव को माना, हर मांग को तवज्जो दी है और काशीपुर में विकास की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हमेशा काशीपुर की जनता से लगाव रहा है। आज काशीपुर को जो सौगातें मिली हैं वो इस क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। काशीपुर अब उत्तराखंड का नया विकास मॉडल बनेगा और अब यह मुमकिन हुआ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जोशीली लीडरशिप से। विकास हो रहा है, विकास की गति अच्छी है, शहर हमारा उठ रहा है। 10 करोड़ की सड़कें थी जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की हैं। मुख्यमंत्री जी ऐसी सड़कें मेरे कहने पे पास करते हैं तो वो मुझे फोन भी करते हैं सुबह। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के लिए काशीपुर का एक खास लगाव है। जब मैं उनके पास गया हूँ, जो काम लेके गया हूँ वो उसी समय उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
कुल मिलाकर काशीपुर में विकास की असल कहानी अब शुरू हो चुकी है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या इन योजनाओं की रफ्तार भी उसी जोश के साथ चलेगी जैसा वादा किया गया है? क्या ये काम वक्त पर पूरे होंगे या फिर फाइलों में उलझ कर रह जाएंगे? मंजूरी तो मिल गई, पर अमल कब और कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने के निर्णय को ऐतिहासिक और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। मीडिया से बात करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि 94 वर्षों के बाद जातिगत जनगणना का जो निर्णय किया गया है, बीजेपी उसका सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से देश का सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का पता चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 1931 के बाद ये पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने जातिगत जनगणना की बात की है। उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों ने इसका समय समय पर विरोध किया। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा की गई है, इससे कांग्रेस की दोहरी नीति उजागर होती है। देखिए, जातिगत जनगणना का हम लोग एक प्रकार से हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष लगभग आज़ादी के 94 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है। जातियों के बारे में भिन्न प्रकार के तर्क आते हैं। राज्यों ने भी कुछ स्थानों पर जाति की गणना करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब गणना होगी तो प्रत्यक्ष रूप से हर जाति के बारे में एक संदेश रहेगा, उसके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होगा और समाज के अंदर जो आरक्षण जिस रूप में दिया जा रहा है उसका लाभ उस समाज को ठीक प्रकार से मिले, उसका एक प्रत्यक्ष रूप से सरकार की जो नीति होगी उस नीति के आधार उसका पालन किया जाएगा। देखिए, जाति वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रही है। जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के बाद हरिद्वार में भी ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे। यूनियन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि गंगा स्वरूप आश्रम में 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रत्येक प्रदेश में ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछले 2 माह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में देहरादून में सभी जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें संविधान से लेके कांग्रेस की आइडियोलॉजी, जो भारत का संविधान है और जो भारत का संघर्ष रहा आज़ादी के आंदोलन में और जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका उस आज़ादी के आंदोलन में रही, इन सब बातों का उसमें ट्रेनिंग का पार्ट होता है। और इसी को लेकर कांग्रेस का निर्णय है कि ब्लॉक अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्षों तक कांग्रेस अपनी इस ट्रेनिंग के पार्ट को। अभी जो अहमदाबाद में हमारा अधिवेशन था उसमें कांग्रेस हाईकमान ने एक निर्णय लिया है कि कांग्रेस को जिलाध्यक्ष और ब्लॉक स्तर पर जो है कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी 2 महीने पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में तमाम प्रदेश के जिलाध्यक्षों को ट्रेन किया गया। हम सब ट्रेनिंग लेने गए थे, 2 दिन की हमने ट्रेनिंग की। उसके बाद अब वो ट्रेनिंग शेड्यूल जो है जिलों में हो रहा है और वहाँ जिले में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्ष जो हमने बनाए हैं उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा, ताकि जब वो बूथ कमेटियां बने या बूथ अध्यक्ष तैयार किए जाएं तो वो एक प्रशिक्षित कांग्रेस के वर्कर हों। अभी जो तो यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग सहित मजदूर हितों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को मजदूर संघ ने यात्रा मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। मजदूर यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी से घोड़ा खच्चर डंडी कंडी मजदूरों की रोटेशन व्यवस्था का संचालन ईमानदारी और मजबूती से किया जाए। जिला पंचायत द्वारा बीमा शुल्क के नाम पर घोड़े खच्चर चालकों से जो 50 रुपये लिए जा रहे हैं उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। अभी तक किसी भी घोड़े खच्चर चालकों को उनके मृत घोड़े का मुआवजा राशि 50,000 रुपये नहीं दिया गया है, जो कि तत्काल दिया जाए। यात्रा मजिस्ट्रेट को दिए गए ज्ञापन में मजदूर संघ ने मांग की है कि जिला पंचायत द्वारा फूलचट्टी में इको टैक्स के नाम से जो बैरियर लगाया गया है उसे तत्काल वाहन चालकों और जनहित में हटाया जाए। आज जानकी चट्टी में बड़े भाई अरविंद रावत के नेतृत्व में जो मजदूर यूनियन और यमुनोत्री धाम यात्रा व्यवस्थाओं पर जो है बैठक की गई, मीटिंग की गई, जिसमें यमुनोत्री धाम यात्रा व्यवस्थाओं पर जो है चर्चा की गई
सबसे पहले इसमें जो रोटेशन व्यवस्था पे चर्चा की गई कि जो घोड़े कचर और डंडी गड्डी का जो है मजबूत और ईमानदार से जो है रोटेशन व्यवस्था चलाई जानी चाहिए, जो कि अभी तक जो है वर्तमान में ढिलाई बरती जा रही है। उसमें कई घोड़े जो है बिना रोटेशन के चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं? ये शासन प्रशासन इस पर अमल करे और इसका जो है मजबूती से पालन किया जाए। तो बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ा है। हर की पौड़ी समेत तमाम घाटों पर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु जुटने लगे। गंगा स्नान के लिए देश भर से लाखों लोग पहुंचे और हर हर गंगे के जयकारों के बीच डुबकी लगाई। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। हर घाट पर पुलिस, मेडिकल टीम और बचाव दल तैनात रहे। ड्रोन से निगरानी की गई और रेलवे, रोडवेज ने विशेष ट्रेनों और बसों का इंतजाम किया। प्रशासन ने बताया कि पूरे आयोजन के दौरान सभी व्यवस्थाएं नियंत्रण में रही और कोई बड़ी दिक्कत नहीं। तो बुद्ध पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ गंगा घाटों पर नजर आया। हर की पौड़ी समेत तमाम जगहों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तो तमाम व्यवस्थाएं भी प्रशासन की तरफ से कर ली गई थी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ सुबह से ही घाटों पर भीड़ उमड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा और तमाम व्यवस्थाएं यहां पर इन श्रद्धालुओं के लिए की गई थी। तो आस्था की डुबकी लगाते हुए बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर ये सभी श्रद्धालु नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंचे, जहां उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। उधर रुड़की स्थित एक होटल में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री और साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि डॉक्टर अरुण का अंत एक युग का अंत है। साहित्य के क्षेत्र में जिस तरह से उनका योगदान रहा है और 80 के दशक से उनकी सक्रियता रही है, वो कोई सहज नहीं थी। वहीं इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। अरुण जी का निधन मुझे लगता है कि एक युग का अंत है। यदि साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे तो जिस तरीके से उनका योगदान रहा है और 80 के दशक से जिस तरीके से उनकी सक्रियता रही है, वो कोई सहज नहीं थी। और मैं समझता हूँ रुड़की से एक ऐसा व्यक्तित्व उभरे जो देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कार्य परिषद का सदस्य हो, जो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का ट्रस्टी हो, जो रचना संसार से जुड़े लगभग 65 देशों के साथ उनका समन्वय हो। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उनकी कविता पर, कहानी पर, उपन्यास पर और जीवन के विविध क्षेत्रों में और आध्यात्मिक चिंतन के साथ जो उनका साहित्य में योगदान रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत इस देश के लिए बहुत कुछ छोड़ कर के वो गए। उधर उत्तरकाशी के यमुना घाटी में भारी ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं की फसल के साथ साथ सेब, टमाटर सहित सब्जियों और अन्य तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। यमुना घाटी क्षेत्र के किसानों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र को अतिवृष्टि क्षेत्र घोषित किया जाए और किसानों को फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही बीमा योजना के अंतर्गत भी 100% लाभ दिया जाए। नमस्कार, मैं जगमोहन राणा, ग्राम हिंगोल विकासखंड नौगांव, जिला उत्तरकाशी से आज यमुना घाटी के धारी कपनोर क्षेत्र में जो अति ओलावृष्टि हुई है, जिसका मंजर आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे। ये पूरी जालियां ओले से बिल्कुल पूरी लदी हुई हैं और बहुत सारी जालियां और बहुत सारे पेड़ भी टूट गए हैं, जिसके कारण किसानों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे लाखों रुपए का नुकसान हो गया है इस ओलावृष्टि के कारण। नमस्कार, मैं जगमोहन राणा, ग्राम हिंगोल विकासखंड नौगांव, जिला उत्तरकाशी से। उधर रुड़की गंगनहर कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जहां बदमाश के पैर में गोली लग गई। दरअसल 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को सुलझाने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पहुंचे युवक ने फायरिंग कर दी थी और फायरिंग के बाद युवक फरार हो गया था। वहीं देर रात तक पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही थी, जिसमें चेकिंग के दौरान
पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। एसपी देहात ने कहा कि मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। 2 पक्षों के बीच आकर युवक ने फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाश का अन्य आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। चेकिंग अभियान चला रही है। आज इवनिंग आवर में आपको मालूम होगा एक घटनाक्रम यहाँ हुआ था। 2 पक्षों में झड़प और फिर पता लगा कि एक व्यक्ति फायर से घायल हुआ है। तो उसके बाद लगातार हमारे देहात पूरे जनपद में लगातार चेकिंग चल रही थी। जो संदिग्ध जो पीड़ित था, विक्टिम था, उसने जो संदिग्ध का हुलिया बताया, 2-3 लोगों के बारे में उसने बताया था। तो अभी हमारी चेकिंग के दौरान ही सादिया के पास हमें हमारी टीम को एक बिना नंबर की बाइक में कोई व्यक्ति जाता हुआ दिखा, रोकने पर रुका नहीं, तो उसका पीछा किया। आगे जाके जब वो फिसला है, क्योंकि अंधाधुंध भाग रहा था, फिसलने के बाद भी उसने पीछे से आकर पुलिस टीम पे फायरिंग किया है। तो पुलिस तो रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के टोडा खटका में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि एक युवक उनकी बेटी को लगातार फोन कर परेशान कर रहा था, जिससे मानसिक तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और युवक की तलाश की जा रही है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार चालक घायल हो गया। घायल के मुताबिक सड़क के ऊपरी भाग से कोई पत्थर सड़क पर आ गया था, जिसको बचाने के चक्कर में उसकी कार ट्रक से भिड़ गई। इसके साथ एक और अन्य साथी भी था और वो दिल्ली से केदार के दर्शनों के लिए जा रहे थे। ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी के मुताबिक यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना को लेकर वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। सड़क दुर्घटना में कार चालक को हल्की चोटें आई हैं। उदित कपूर नाम है। हाँ जी, घटना हुई थी, मैं दिल्ली से केदारनाथ आ रहा था। अब मेरे साथ मेरा एक दोस्त था और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तो 2 तारीख को बाबा जी के दर्शन खुले, तो मैंने कहा सोचा चलते हैं। तो कल रात को मैं निकला था, सुबह जाके केदारनाथ में मेरी देवप्रयाग से पहले कुछ किलोमीटर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ। और वो हुआ कैसे, एक्चुअल में किसी पत्थर को बचाने के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, अपनी गाड़ी को बहुत डैमेज करा। एंड वो ब्रेक मारी तो वो पुश हो गया, तो वो जाके ट्रक के अंदर घुस गई। तो होपफुली कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ दोनों पक्षों में से, बट हाँ मेरे को थोड़ी बहुत चोट आई थी। गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। चलो गाड़ी तो नहीं आ जाएगी। नहीं, देखो जो हमारा 3 धारा वाला है, राष्ट्रीय राजमार्ग वाला है, वो काफ़ी लंबा है और जो चौकी से लेकर के वहाँ तक जो दूरी होती है काफ़ी दूरी होती है। तो इसलिए हमको जैसे ही सूचना मिलती है हम लोग तुरंत प्रयास करते हैं कि कम से कम समय पर हम वहाँ पे पहुँचे और हमारी पूरी संयुक्त टीम लेकर हम लोग जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई सामान हमारा छूट गया, हमारा अधिकतर सामान बल्कि गाड़ी में ही रहता है। तो समय हो सकता है कोई सामान हमारे इधर रखना है उसको ढूंढने में, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाए वहाँ पर। और आज भी हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, टाइम से पहुँच गए थे। और जो जिनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी उनसे वार्ता करके, दोनों से वार्ता करके, बल्कि उनका समझौता भी हो गया। तो इतना कोई गंभीर मामला था नहीं है। देखो, तो हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर 2 बैरियर के पास एक पति पत्नी ने वंदे भारत ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। लोगों के मुताबिक दोनों कुछ देर ट्रैक के आसपास मंडरा रहे थे। जैसे ही तेज रफ्तार वंदे भारत आई, दोनों ने एक साथ छलांग लगा दी। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। एसपी सिटी के मुताबिक दंपति की पहचान की कोशिश जारी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। इलाके में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल बन गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।